मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। भाषा और व्याकरण की क्लास में आज हम जानेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में। ठीक है। तो देखिए, शुद्ध भाषा का मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध रूप, जो उसके संधि हैं, समास हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं आदि, तथा वाक्यों के शुद्ध रूपों की अपेक्षित जानकारी होना। ठीक है। अब देखिए, वाक्य शुद्धि, वाक्य उस सार्थक समूह को कहा जाता है जिसके आधार पर किसी विचार अथवा भाव को स्पष्ट किया जाता है। वाक्य में पदों की विशेष भूमिका होती है। वाक्य में प्रयुक्त पदों को पद कहा जाता है। जो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उसे हम पद कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में 5 पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है। वाक्य रचना के आधार अंतर्गत इन पदों को उपयुक्त क्रम, क्रिया के साथ इनकी अनुरूपता अर्थात अनुमति तथा वाच्य के अनुसार पदों के उपयुक्त प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दृष्टि से वाक्य रचना के समय 3 प्रकार की वाक्यगत अशुद्धियां और उन्हें शुद्ध रूप में लिखने से संबंधित नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही हमें आवश्यक है। ठीक है। ये 3 अशुद्धियां होती कैसे हैं? तो अनुमति संबंधी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है। पद क्रम संबंधी अशुद्धियां होती हैं तथा वाच्य संबंधी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है। अब हम इसके अतिरिक्त परसर्गों, अव्ययों आदि पुनरुक्ति या संयुक्त क्रिया के द्वारा भी अशुद्धि होती है। तो इन परसर्ग, अव्यय और पुनरुक्ति और संयुक्त क्रिया से जो अशुद्धि होती है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबों को बताया है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे अनिवृत्ति संबंधी अशुद्धियां। ठीक है। अनिवृत्ति के लिए हिंदी में अन्वय अथवा पदान्वय शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अनुवृत्ति का अर्थ है मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों, विभिन्न पदों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अव्यय के लिंग, वचन, पुरुष का क्रिया के साथ मेल अथवा अनुरूपता अनुवृत्ति कहलाती है। ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। अनुवृत्ति के नियम होते हैं। हिंदी में अनुवृत्ति के नियम प्रमुख है, जैसे कर्ता और क्रिया की अनुवृत्ति, कर्म और क्रिया की अनुवृत्ति, संज्ञा और सर्वनाम की अनुवृत्ति, विशेष्य और विशेषण की अनुवृत्ति। ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए, कर्ता और क्रिया की अनुवृत्ति क्या है। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है। इसका दूसरा है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति ने का प्रयोग हुआ है तो सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़की ने पत्र पढ़ा। ठीक। तीसरा देखेंगे हम, यदि समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता पद और से जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में होती है, जैसे रवि, मोहन और सोहन विद्यालय जाते हैं। ठीक है। चौथा हम देख लेंगे, यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक कर्ताओं के बीच विभाजक, समुच्चय व बोधक, अव्यय या का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे भाई या बहन आएंगी। ठीक है। 5वां देख लेते हैं। 5वां में है, यदि विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता और से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है, जैसे उस दृश्य को जहां हजारों बालक नर और नारी देख रहे थे। 6ठा है, यदि वाक्य में 2 भिन्न लिंग विभक्ति रहित एक वचन कर्ता हो तथा दोनों के बीच और संयोजक का प्रयोग हुआ हो तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। ठीक है। जैसे बकरी और शेर पानी पीते हैं। ठीक है। अब हम देख लेंगे ये बकरी और पानी पीते हैं। 7वां देखेंगे, यदि कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के हों तो उनका क्रम होगा सर्वप्रथम मध्यम पुरुष, इसके पश्चात अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। साथ ही क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार तथा बहुवचन में होगी, जैसे तुम, सरिता और मैं नाटक देखने चलेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका 8वां देखेंगे हम, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, जैसे तुम्हारा ध्यान कौन रखता है,
9वां है सम्मान देने हेतु एक वचन के कर्ता के लिए बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है, जैसे मंत्री जी मंच पर जा रहे हैं। ठीक है, अब सम्मान दिया जाता है तो आदमी भले ही एक वचन का हो कर्ता, लेकिन उसके साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने घर में पिताजी आ रहा है तो कहेंगे नहीं, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरह सम्मान अगर किसी को दिया जाए, वो चाहे एक वचन का ही करता हो रहता है, फिर भी उसमें हम बहुवचन क्रिया प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब कर्म और क्रिया की अनुमति। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है, जैसे प्रधानाचार्य ने छात्र को बुलाया। ठीक है, दूसरा है इसका, यदि कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो तथा कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आई हो तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होगी, जैसे उसे हम उसको भी लिख सकते हैं, पुस्तक पढ़ना नहीं आता। ठीक है, इसका हम तीसरा देखेंगे, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति ने से युक्त हो तथा कर्म की विभक्ति को प्रयुक्त न हुई हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी, जैसे उसने क्षमा मांगी। ठीक है, इसका चौथा देखेंगे, यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्रत्यय अप्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी, जैसे प्रकाश ने एक घोड़ा और एक गाय खरीदी। ठीक, आगे देखेंगे पांचवा इसका, यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ प्रयुक्त हो तो क्रिया उसी लिंग में तथा बहुवचन में होगी, जैसे किसान ने गाय और भैंस खरीदी। ठीक है, इसका छठा है, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक अप्रत्यय कर्म प्रयुक्त हो तथा वे और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे उसने चावल और रोटी खाई। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है संज्ञा और सर्वनाम की अनुमति। ठीक है, वाक्य में सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करता है जिस संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है, जैसे मैंने शीला को देखा, वह आ रही थी। इसका दूसरा है, यदि अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा, जैसे हरि, मोहन और सोहन यहाँ आ गए हैं परंतु वे कल ही चले जाएंगे। ठीक है, तीसरा इसका है, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बहुवचन सर्वनाम प्रयुक्त होता है, जैसे गुरुजी आए हैं, वे अभी रुकेंगे। ठीक है, इसका चौथा है, वर्ग अथवा समूह का प्रतिनिधि अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, जैसे कोई भी प्रतिनिधित्व करता है किसी चीज का, वर्ग, समूह का, संस्था का, कुछ भी, तो मैं का प्रयोग नहीं करता, उस अपने मैं के स्थान पर वह हम का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक ने कहा, हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना है। ठीक है, आगे देखेंगे विशेष्य और विशेषण की अनुमति। विशेषण का लिंग और वचन अपने विशेष्य के अनुसार होता है, जैसे यहाँ उदार और परिश्रमी लोग रहते हैं। दूसरा है इसका, यदि विशेष्य एक से अधिक हो तब भी उपर्युक्त नियम का ही अनुसरण किया जाता है, यानी कि ये पहले वाले नियम का। ठीक है, जैसे वह गिरती उठती बड़ी बड़ी लहरों को निहारती रही। इसका तीसरा है, अनेक समास रहित विशेष्यों का विशेषण अपने निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार होता है, जैसे भोले भाले बालक और बालिकाएं। ठीक है, तो इसमें और भी है जैसे पदक्रम संबंधी तो अशुद्धियां हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।